हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड यू वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट एंड आई होप आपकी सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी बहुत अच्छी होगी ओके। और देखो, हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी देखो, हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें देखने जा रहे हैं जिनका कि आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे और एग्जामिनेशन से जस्ट पहले जो भी आपके 2-4 दिन बचे हैं उसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, देखो, आपने देखा होगा कि बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो बच्चे बेचारे कट ऑफ तक क्लियर नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है कि उन्होंने मेहनत तो की है लेकिन स्मार्टनेस के साथ में नहीं की। ठीक है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब चीज़ों पे बच्चे ध्यान नहीं देते, बस एक तरफ से पढ़े जा रहे हैं, जैसा जहाँ से सुन लिया बस उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। तो देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल का जो कंपटीशन का एरा है, इतना कंपटीशन है आजकल, आप ओनली मेहनत के बलबूते पर नहीं जा सकते हैं, आपके पास में स्मार्टनेस भी होनी चाहिए, राइट। तो देखो, आज हम वो स्मार्टनेस ही देखेंगे। यदि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं भी है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, इसी वजह से मैं इस वीडियो को आपके एग्जामिनेशन के जस्ट पहले लेकर आया हूँ। देखो, बच्चे घबराने लग जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे होपलेस होने की वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर जाता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है तो बेटा जो आपकी औकात होती है आप उससे भी नीचे जाते हो फिर। तो देखो, ये होपलेसनेस, नर्वसनेस, ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको तबाही करने के लिए। जितना आप इन क्वालिटीज़ को लेकर आओगे इतना ही आपका एग्जाम बिगड़ेगा। तो देखो, आपको इन चीज़ों को इग्नोर करके जाना है, ठीक है। तो देखो, अभी हम देखते हैं कि हमारी राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किस एटीट्यूड के साथ में हमको जाना चाहिए, कॉन्फिडेंटली हमको जाना है, किस तरीके से हमको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, किन क्वेश्चंस को, किन टॉपिक्स पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये सारी चीज़ें अभी हम करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्लासेस पाने के लिए और सीडीएस, एनडीए, कैट और आपके एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के मॉडर्न एरा में इतना कंपटीशन है, तो देखो, आपको सबसे पहले तो एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको उस कंपटीशन में आगे आना है, अपने आप को उसमें टॉप पे लेके आना है, राइट। तो देखो, यदि हम आपके एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा जाने तो 3 सेक्शन होते हैं। एक तो इंग्लिश होती है, एक जनरल नॉलेज होती है, एक मैथमेटिक्स होती है, राइट। मैथमेटिक्स ओटीए वालों के लिए नहीं होती है, आप सभी लोगों को ये बात पता होगी। तो ओटीए वालों के लिए ओनली इंग्लिश और जनरल नॉलेज ही होते हैं, 2 पेपर होते हैं। बाकी के लिए जैसे कि आर्मी और एयरफोर्स के लिए मैथमेटिक्स का भी पेपर होता है जो कि सबसे एंड में होता है, राइट। इंग्लिश और जनरल नॉलेज की बात करें तो 120 क्वेश्चन होंगे दोनों में, और जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ओके। और मैथमेटिक्स के पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। तो देखो, मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और इंग्लिश और जीके में एक क्वेश्चन 0.83 मार्क्स का है। यदि हम इनकी इंडिविजुअल पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, आपको इनमें मिनिमम 20% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, यानी कि आउट ऑफ 100 आपको 20 मार्क्स लाने जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश में 80 मार्क्स स्कोर कर लिए और जीके में आप 19 स्कोर कर पा रहे हैं, देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, यू विल नॉट बी क्वालिफाइड, राइट। आपको जीके में कम से कम 20 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ओके। तो देखो, आपको तीनों सेक्शंस में इसी तरीके से 20 मार्क्स लाने की जरूरत होती है। ये है तीनों सेक्शंस की अपनी एक पासिंग क्राइटेरिया, लेकिन जो एक ओवरऑल कट ऑफ होती है उसकी भी अभी हम बात करेंगे, ओके। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो देखो, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर्स में जो आपकी कट ऑफ गई हैं, ये एएफए, आईएमए, आईएनए और ओटीए के लिए, तो उनको जो मैंने एनालाइज किया है, उनको देखने से देखो ये पता चलता है कि आपकी एयरफोर्स की जो कट ऑफ जाती है वो अराउंड 145 से 155 के बीच में जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आईएमए की बात करें तो आईएमए की कट ऑफ जाती है 135 से 145 के आसपास, ओके। और यदि हम आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो कट ऑफ जाती है 130 से 140 के आसपास, राइट। और यदि हम ओटीए की बात करें, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, तो देखो इसकी कट ऑफ जाती है 95 से 105, 108, 9, 10 के आसपास भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी पब्लिक होती है, ओके। तो देखो, ये है कट ऑफ। आपको सबसे पहले कट ऑफ अपने दिमाग में लेके चलनी चाहिए और उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, आपको अपना एक गोल सेट करके चलना है। जैसे कि माना आपका ड्रीम है कि भाई मुझे एयरफोर्स ही ज्वाइन करनी है, तो देखो आपको कम से कम सोचना चाहिए कि भाई मुझे कम से कम 180 नंबर तो लेकर आने हैं, क्योंकि मेरिट में भी बेटा थोड़ा सा टक्कर देना है, वहाँ पे भी आपका स्कोर मैटर करता है। तो देखो, यदि आप उससे ज़्यादा की सोचोगे, बहुत ज़्यादा यदि आपने सोच लिया कि मुझे 250 नंबर लेकर आने हैं, 260 नंबर लेकर आने, तो उसके चक्कर में कट ऑफ तो क्लियर नहीं कर पाओगे।
यही दिक्कत होती है लोगों को, वो रिवीजन कर नहीं पाते हैं और बस सारे सिलेबस को कवर करने के चक्कर में रहते हैं कि पूरा पेपर करना, पूरा पेपर करना, कुछ भी छूट नहीं पाता है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सिलेबस को छोड़ भी दें, ठीक है, छोड़ने का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन बच्चे छोड़ते नहीं है और बस वही दिक्कत होती है कि बहुत अच्छा स्कोर करने के चक्कर में इतना भी स्कोर नहीं होता कि हम कट ऑफ तक क्लियर कर सकें, राइट। तो देखो आपके जो पेपर्स होंगे, जो तीनों पेपर्स होंगे, उसमें आपको इस तरीके से स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, इस तरीके से प्लान करना चाहिए उनको कि भाई मुझे इतने नंबर लेकर आने, माना मुझे 180 लेकर आने, तो मेरी ये कट ऑफ हो जाएगी क्लियर, ठीक है, तो सारों की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब देखो CDS का मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, राइट। अब देखो इसमें जो बच्चे आते हैं, एग्जाम एक है और बच्चे आ रहे हैं अदर स्ट्रीम्स के, डिफरेंट स्ट्रीम्स के बच्चे आ रहे हैं, साइंस वाले भी हैं, आर्ट वाले भी हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे हैं। अब देखो सभी का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है, जैसे कि वो बच्चे जो कि हिंदी मीडियम, तमिल या मलयालम या किसी अदर रीजनल लैंग्वेज के मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो देखो उनको दिक्कत आएगी इंग्लिश में, उनका वीक पॉइंट ये होता है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं होता है 10th के बाद में, राइट। तो अपना वीक पॉइंट होता था ये, तो साइंस वालों का वीक पॉइंट ये होता है। और जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो देखो उनका मैथमेटिक्स वीक होता है, तो उनका वीक पॉइंट होता है ये। अब देखो साइंस वाले जो बच्चे होते हैं वो जीके वगैरह मैटर नहीं करता है, वो पढ़ लेते हैं, राइट। जैसे कि हमने पढ़ा था, देखो जैसे मेरा सीन था, मेरी ये जीके वगैरह अच्छी नहीं थी और हमें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन ये पेपर पास करने के लिए मैं थोड़ा एनालिसिस किया और देखा भी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 2-3 टॉपिक करे थे, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और थोड़ा बहुत साइंस तो अपना था ही, तो इनके बेसिस पर ही मैं इसकी कट ऑफ क्लियर करता था। तो देखो जीके भी हो जाती है, तैयार हो जाती है, इतना कोई रॉकेट साइंस वाला सिलेबस नहीं है। रही बात इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश की भी अभी हम बात करेंगे। आप चाहे कोई से भी मीडियम से सही, बेटा इंग्लिश इतनी सबको आती है, आपको आनी चाहिए, और यदि नहीं आ रही है तो देखो फिर आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। देखो कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। आपका अराउंड 80% पेपर बड़े आसानी से हो जा रहा है, चाहे आप किसी भी मीडियम से पढ़े सही। देखो यार, आप 10वीं पास कर चुके हो, 12वीं पास कर चुके हो, दोनों लेवल पे आपने इंग्लिश को पास कर रखा है, ग्रामर आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। आप डेली लाइफ में मोबाइल, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो डेवलप होनी चाहिए, तो आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन आपको अपने दिमाग में से वो फोबिया निकालना है कि जी हमको इंग्लिश नहीं आती, ओके। अब देखो आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए कि जिसका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर किया जाए, और जो वीक पोर्शन है उसमें इस तरीके से तैयारी करी जाए कि कम से कम 35 से 40 नंबर आ जाएं, जिससे कि हमारी ये कट ऑफ पास हो जाए, ठीक है, 20 मार्क्स वाली। देखो मेरी क्या स्ट्रेटजी होती थी, मैं मैथ में सबसे ज़्यादा स्कोर करता था, मैं इसको पकड़ता था, क्योंकि इसमें नंबर जा नहीं सकते। यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फिर नंबर जाएंगे नहीं, 100% ही आपको मार्क्स दिला के जाएगा। और इसमें मैं अबव 90 स्कोर करता था, इतने अच्छे से मैं स्पीड और एक्यूरेसी की तैयारी करके जाता था, प्रैक्टिस करके जाता था। उस टाइम पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल नहीं होते थे, आजकल तो बेटा बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन मैं घड़ी से टाइम सेट करके घर से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके जाता था, तो एक स्पीड और एक्यूरेसी बन जाती थी और कोई मिस्टेक नहीं होती थी, उन सभी की तैयारी करके जाते थे, ठीक है। और इंग्लिश और जीके में इस तरीके से करते थे, उन टॉपिक्स को पढ़ते थे और इस तरीके से हम तैयारी करते थे कि जस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो देखो इसमें बहुत अच्छा स्कोर करते थे, 85 से 90 के आसपास स्कोर होता था, एक आध क्वेश्चन कोई गलत हो जाए तो हो जाए, लेकिन इसमें जो एक्यूरेसी रहती थी बहुत अच्छी रहती थी। मैथमेटिक्स मेरी बचपन से बहुत अच्छी थी, राइट। इसमें यदि हम देखो 30-30 नंबर भी ले आए तो 60 नंबर, और 60 + 90 150 के आसपास स्कोर आ जाता था। और उस टाइम पे एयरफोर्स की जो आज कट ऑफ ये 155 के आसपास जा रही है, उस टाइम पे ऐसे ही 127-28 के आसपास जाया करती थी, और OTA की ऐसी 78-80 जाया करती थी, ओके। अब क्या, अब कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो जो लोग केवल OTA के लिए ही एलिजिबल हैं, तो देखो बेटा आपको केवल ये 2 पेपर देने होंगे, और इन 2 पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको जो ओवरऑल कट ऑफ होगी वो क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश में एट एनी कॉस्ट अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। यदि आप इंग्लिश में डूब रहे हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा OTA की कट ऑफ क्लियर करनी। क्यों? क्योंकि जीके में इतना आसान नहीं होता है बहुत अच्छा स्कोर करना। जीके में 40-45 नंबर लाना भी टेढ़ी खीर होता है, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन यदि आप थोड़ा स्मार्टनेस के साथ में तैयारी करो, अभी मैं आपको बताऊंगा किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, तो आप ला सकते हो, लेकिन उतना नहीं ला सकते, आपको मेन स्कोर इंग्लिश से ही करना पड़ेगा। और देखो जो लोग मैथमेटिक्स वाला भी देंगे, तो देखो उनको मैथमेटिक्स पर भी फोकस करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा स्कोर कराएगा। इसका सिलेबस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है कि भाई आपको रूल्स आने चाहिए, जैसे कि ग्रामर के रूल्स हो गए, कंप्रहेंशन हो गया, आपको वो सोल्व करना आना चाहिए, रीडिंग स्किल्स आपको आने चाहिए। तो देखो इस तरीके से आप करो और इस तरीके से आप अपना एम बनाओ। जैसे कि मैंने अभी आपको
आपको बताया कि मैं इसमें मेरे को ज़्यादा स्कोर करना है और इसमें जस्ट कट ऑफ क्लियर करनी है, तो इस तरीके से हमको कोई मुश्किल नहीं होती थी। देखो बच्चे 6-6 7-7 महीने तैयारी करते हैं, हम 15-20 दिनों में एग्जाम को निपटा देते थे। हम लोग रिटर्न पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, हम लोग फोकस करते थे एसएसबी पर। एसएसबी की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद में रिटर्न क्लियर करते हैं लेकिन एसएसबी की तैयारी नहीं होती और फिर बेचारे पहले दिन वापस आते हैं वहाँ से, तो देखो उसमें बहुत भयंकर वाली डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो अपने रिटर्न एग्जामिनेशंस की आप इस स्मार्टनेस के साथ में तैयारी करो। ऑलराइट, इंग्लिश की सिलेबस की बात करें तो देखो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। कंप्रहेंशन, पैराजम्बल्ड में वो पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चंस आते हैं। सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, आपको एक ऑर्डर में वो लगाने होते हैं। S1 S6 ये भी देखो इसी तरीके से होते हैं, पैराजम्बल्ड की तरह ही होते हैं ये भी। सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन ब्लैंक एंड देन आपका क्लोज टेस्ट। स्पोर्टिंग एरर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्पोर्टिंग एरर्स, प्रीपोजिशंस, पार्ट ऑफ स्पीच और ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, ये चीज़ें हैं, ये आपका सिलेबस है। और देखो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे सभी से अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके इस तरीके से 120 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश से। कंप्रहेंशन में और क्लोज टेस्ट में ये 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, कई बार 20-20 क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। 2 क्लोज टेस्ट दे देगा 10-10 क्वेश्चंस के। ओके, और कंप्रहेंशन में कभी 3 दे देगा 5-5 नंबर के, या कभी 2 ही दे देगा 5-5 नंबर के, या 3 दे देगा 4-4 नंबर के। उसको देखो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट करने 120, लेकिन जो वेटेज होता है वो इनका देखो काफ़ी होता है। कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह इनका काफ़ी वेटेज होता है और इनका भी काफ़ी वेटेज होता है। राइट, अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं। सबसे ज़्यादा जो फोबिया रहता है वो रहता है इन 2 चीज़ों का। कोई भी एग्जाम है सबसे ज़्यादा फोबिया इनका रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं लोगों के। इसका सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, कोई गारंटी नहीं है जो आप पढ़ के जा रहे हो वही आएगा, कुछ पता नहीं होता है। ओके, जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस कर लेंगे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के। और देखो ये भी इसी कैटेगरी में आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सीडीएस में अच्छे लेवल के आते हैं। तो मेरा सजेशन बेटा आपको ये है कि इसमें टाइम स्पेंड करने की बजाय जो रिमेनिंग पोर्शन है आप उसको कर लो, तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जितने भी ये टॉपिक्स हैं सभी बड़े आसान हैं, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। किसी भी मीडियम से, सही आप हिंदी मीडियम से हो, मलयालम से हो, तमिल से हो, बाकी सारी चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हो। देखो कंप्रहेंशन है, ये है आपका रीडिंग स्किल्स का काम। ठीक है, आपको पढ़ना है, क्वेश्चन वो पूछेगा, आपको देखना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है पैराग्राफ के हिसाब से। राइट, इसमें देखो आपको ऐसा नहीं है कुछ रट्टा मारना है, ये कंप्रहेंशन घर से सोल्व करके जाना, स्पीड के साथ में सोल्व करके जाना, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। पैराजम्बल होते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, उसको एक ऑर्डर में सेट करना होता है। ओके, अब देखो 10 क्वेश्चन भी यदि आ रहे हैं तो कितने नंबर आपको मिल रहे हैं? 0.83, यानी कि 8.33 मार्क्स आपको दिला रहा है ये टॉपिक। और देखो ये भी ऐसे ही है, इसमें भी पैराजम्बल की तरह ही है। तो बताओ इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है? और देखो यहाँ पे जो आप ये अपनी एनर्जी को स्पेंड करोगे, कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यदि आप थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओगे क्वेश्चंस को सोल्व करने की और इनकी टेक्निक सीख के जाओगे, तो यहाँ पे गारंटी है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में जो देखो ये 3 टॉपिक्स और ये 3 टॉपिक्स, इनमें ग्रामर का रोल है। तो देखो आप ग्रामर को तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, ग्रामर के वही कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, अराउंड 70 to 80 रूल्स होते हैं जिनसे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्लीज उनको अच्छे से तैयार करके जाओ। और जो ये प्रीपोजिशंस वगैरह, पार्ट ऑफ स्पीच है, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ स्टैटिक, ये आप घर से पढ़ के जाओ। देखो ये सारी चीजें आपकी स्टैटिक की तरह ही हैं। राइट, इनके देखो आप रूल्स वगैरह पढ़ के जाओ तो स्पोर्टिंग एरर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा। ठीक है, जब आपके ये हो जाए ना तैयार, तब आप इन 3 चीजों को तैयार करना, यदि आपके पास में टाइम बचता है तो। इंग्लिश को देखो आपको इस तरीके से डील करना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करें तो देखो ये है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस, और आपका 60% पेपर जो आता है मैथमेटिक्स का वो इन 4 टॉपिक्स से आता है। तो आपके ये 4 टॉपिक्स अच्छे से तैयार होने चाहिए। अराउंड 20 क्वेश्चन अलजेब्रा से आते हैं, अराउंड 20 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आते हैं, और देखो ये ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री से इनसे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका अराउंड 55 to 60% जो पेपर होगा वो इन 4 टॉपिक्स से होगा। तो आप ये 4 टॉपिक्स के फॉर्मूला वगैरह सब तैयार करके जाना। और जो ये रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इनमें देखो ये जो टॉपिक्स हैं ये तो आपका जो एफकेट का सिलेबस था वही है। इसका भी देखो जो रिमेनिंग 40% पेपर है उसमें अच्छा वेटेज होता है। राइट, देखो ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग होते हैं। देखो मैथमेटिक्स सारा इंटरेस्टिंग है, यदि आपने दिल लगाया है मैथमेटिक्स से तो वो कभी बेवफाई नहीं करेगा आपके साथ में, हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपको शॉर्ट मार्क्स दिला के जाएगा। इसी वजह से मेरी जो स्ट्रेटजी होती थी, मैं मैथमेटिक्स को बहुत करीबी से लेता था, ठीक है, और बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म करके आता था।
जीके की बात करें आपके सीडीएस के लिए तो देखो जीके इस तरीके से है, साइंस से अराउंड 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री की बात करें तो देखो हिस्ट्री में आपका जो वेटेज है एंशिएंट का अराउंड 8 क्वेश्चंस, मिडिवल से अराउंड 5 और मॉडर्न से अराउंड 10 क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ज्योग्राफी की बात करें तो 17 क्वेश्चंस, पॉलिटी से अराउंड 20 to 21 क्वेश्चंस। आजकल एग्जामिनेशन में पॉलिटी का जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमी से अराउंड 7 और करंट अफेयर्स से अराउंड 20 और अदर्स जो भी वो कुछ और पूछे जो उसके मूड में आए तो अराउंड 2 क्वेश्चंस। ओके, अब देखो इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मेरी जो स्ट्रेटजी होती थी, एक तो मेरा साइंस वाला ये प्रिपेयर रहता था बायोलॉजी को छोड़ के, ठीक है। बायोलॉजी में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं देखो सेट पैटर्न के होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में आई से क्वेश्चन पूछा जाता है, टिश्यूज से पूछे जाते हैं, कंकाल तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, पेड़ पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे जो कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स थे उनको तो हम पढ़ लेते थे। ओके, अदरवाइज देखो बायोलॉजी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, हमारा काम ऐसे ही चल जाता था। फिजिक्स और केमिस्ट्री इनके क्वेश्चंस हम कर लेते थे। ओके, और सबसे पहले हम तैयार करते थे पॉलिटी, सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे ज्यादा वेटेज है इसका और इंटरेस्टिंग है, अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड है, पढ़ के जाओगे तो आसानी से क्वेश्चंस को कर लोगे। और देखो ज्योग्राफी ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, अपने डेली लाइफ से रिलेटेड है, ग्लोब से रिलेटेड है, इसको भी पढ़ने में मजा आता है और इसका भी काफी अच्छा खासा वेटेज रहता है। करंट अफेयर्स हमारी तैयार रहती थी क्योंकि एसएसबी की हम तैयारी करते थे तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते थे। ओके, तो देखो करंट अफेयर्स में भी सारे क्वेश्चंस ना कर पाए तो अराउंड 50 to 60% तो कर ही लेते थे। तो देखो आपका जीके में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इन दो चीजों को तैयार करना चाहिए। यदि आप साइंस से हैं तो आपको इनको भी तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा आप देखो अफरा तफरी मत मचाना, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है कि आप कितना ही उसमें मेहनत कर लो कोई गारंटी नहीं है जो आप पढ़ के जा रहे हो वही आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स इज लाइक सी, ठीक है। डिफेंस करंट अफेयर्स जो हैं मैंने आपकी पिछले 6 महीने की डिफेंस करंट अफेयर्स करा दी हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एफकेट के एग्जामिनेशन में कई सारे क्वेश्चंस उनसे डायरेक्ट आए थे और सीडीएस में भी आएंगे, एनडीए में भी आएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और जितनी भी पिछले 6 महीने में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज रही हैं आई हैव कवर्ड ऑल दोज, और मैं कोशिश करूंगा कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज की एक अलग से भी वीडियो बने, लेकिन मैंने उन डिफेंस करंट अफेयर्स में वो कवर करा रखी हैं। तो देखो बेटा आपको इस तरीके से रखना है कि आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी इन पे ध्यान देना है और करंट अफेयर्स को इस तरीके से डिफेंस वाली मैंने करा दी है। और देखो हिस्ट्री में ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो और जो धार्मिक आंदोलन रहे हैं जैन बौद्ध और सिख से रिलेटेड, तो देखो इनको आप देख लेना एक बार। तो देखो अभी तक हमने बात की तीनों सेक्शंस के सिलेबस और वेटेज की और आपको किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, वो 2 घंटे जो आपके होते हैं उसकी आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, राइट। उसमें देखो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, और आपको पेपर को राउंड में लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ से लेके आप चल रहे हो। देखो आपका जो पेपर होता है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने अभी एफकेट वालों को भी ये बताया था और उन्होंने फॉलो भी किया और काफी बच्चों को इसमें मदद भी मिली और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, ठीक है। तो देखो आपका जो पेपर होता है वो 40% ईजी होता है, 40% मॉडरेट होता है और 20% डिफिकल्ट होता है। अब देखो ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको बिखेर के वो मिक्सअप करके सेट करता है और बच्चे एक तरफ से लेके चलते हैं स्टार्टिंग से, जो कि ब्लंडर होता है। होता क्या है कि जब आप एक तरफ से लेके चलते हैं तो बीच बीच में डिफिकल्ट भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे और फिर आप इनमें फंसे हुए रह जाएंगे, आपका टाइम निकलता हुआ चला जाएगा और लास्ट में ऐसा एक मोमेंट आएगा, ऐसा टाइम बनेगा कि जो इजी क्वेश्चंस हैं इनको आप टाइम तक नहीं दे सकते। आपके पास में 3-4 मिनट ही होंगे और क्वेश्चंस काफ़ी बचे हुए होंगे और इजी क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पढ़े हुए होंगे और आप उनको कर सकते थे आसानी से, लेकिन बिकॉज आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था तो उस वजह से आपका पेपर छूटेगा और पेपर छूटेगा तो देखो बेटा फिर आप पीछे रहोगे, रेस में पीछे रह जाओगे और लोग आपको कुचल के आगे निकल जाएंगे, राइट। तो देखो आपको क्या करना है कि आपको पेपर को 3 राउंड्स में करना है। सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को छांट के करो, ठीक है। जो सबसे इजी क्वेश्चन है पूरे पेपर में सबसे पहले उनको छांट के करो। ऐसा करोगे तो आपके साथ में ये जो गलती होगी ना कि पेपर छूट रहा है, स्ट्रेस में आ रहे हैं, मूड खराब हो रहा है, उन सब चीज़ों से बचोगे और आप बड़े आसानी से उस दलदल से निकल के बाहर आ जाओगे। कंपटीशन में जो रेस है उसमें से निकल के बहुत तेजी से आगे आओगे, ठीक है। आपका एक स्कोर बन चुका होगा, राइट। तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। फिर दूसरे राउंड में जो थोड़े क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे जो कि आपके पहले राउंड में छूट रहे थे फिर उनको करो और उसके बाद में राउंड 3 में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उन पे आप ट्राई करो। तो इस तरीके से आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और आपको एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है। एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। देखो यदि आपको 50-50 का लग रहा है कि हाँ भी आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, बचे 2, तो इन दोनों में से कोई सा एक है तो आप लगा देना, ठीक है। तुक्का आप लगा देना और एलिमिनेशन मेथड से
आपको काफ़ी मदद मिलेगी, हिंट काफ़ी मिलती है सही आंसर पर जाने में। और देखो ये जो आप लगा रहे हो एलिमिनेशन मेथड, थोड़ा स्मार्टनेस के साथ में, थोड़ा कॉमन सेंस के साथ में लगाना, ऐसे ही नहीं अननेसेसरली आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना कि भाई कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो मेरे को ज़्यादा करने हैं, 100 में से 80-90 करने हैं तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही करने हैं। और यदि इस तरीके से करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इजी फिर मॉडरेट फिर डिफिकल्ट, तो आपके ज़्यादा इजी ही होंगे। देखो जब टाइम मैनेजमेंट हमारा अच्छा नहीं होता है तो ये इजी क्वेश्चंस भी हमारे फिर होपलेसनेस में गलत होते हैं। जब हम घबराए हुए होते हैं, देखो हड़बड़ी में गड़बड़ी, तब हमसे ये गलतियाँ होती हैं और इजी से इजी क्वेश्चंस भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो देखो इस तरीके से आपकी एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, राइट। ऐसे में अब आपको एग्जाम आपका बिल्कुल नज़दीक है तो आपको सिलेबस को पूरा करने की बजाय आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस को पूरा मत करना, रिवीजन करना, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, बार बार उसको रिवाइज करो और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। वरना जो अभी मैंने आपको बताया है ना कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये आप कर नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ हम कर लेंगे, अभी आप सुन रहे हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली वहाँ पे करोगे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करके जाना, चाहे 2 ही लगाओ लेकिन लगा के जरूर जाना। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ये बनेगी और आपकी टेस्ट भी हो जाएगी कि भाई आपकी स्पीड कितनी बन रही है, पेपर छूट तो नहीं रहा है, राइट। जो आपसे मिस्टेक होंगी, जैसे कि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, गलत ऑप्शन हम टिक कर देते हैं या क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, उनका भी आपको पता चल जाएगा। उन पर आप काम करके जाओगे और एग्जाम के फेमिलियर रहोगे और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और आपके मॉक टेस्ट में जो भी स्कोर आ रहा है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मॉक टेस्ट जो बनाते हैं लोग वो कि ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो आप उनसे प्लीज़ घबराना नहीं। आपका जो पेपर का जो लेवल होगा वो अलग होगा, आपको उसको कॉन्फिडेंटली फेस करना है। तो देखो ये है आपकी स्ट्रेटजी, इन सभी तरीके से आपको जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ में जाना, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए। उससे आपका क्या है, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। और एग्जाम से जस्ट पहले आपको पढ़ना नहीं चाहिए कि एग्जाम के जस्ट पहले पढ़े जा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पढ़े जा रहे हैं, दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई तूने क्या पढ़ा, ये पढ़ा, पिछली बार ये हुआ था, मेरे इतने नंबर आए। तो कुछ बात मत करना, इससे आपका जो माइंड होगा वो डिस्टर्ब होगा और आपके माइंड की स्टेबिलिटी वो डिस्टर्ब होगी, राइट। एक दिन पहले पढ़ना छोड़ देना बेटा, बस कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है और इस तरीके से करना। देखो आपने यदि तैयारी अच्छी ना भी करी है ना तो भी आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्मार्टनेस के साथ में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना हल्के दिमाग से, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पेपर देना। इसी टाइप की इंपॉर्टेंट क्लासेस और एफकेट, सीडीएस, एनडीए और आपके एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको जीडी और लेक्चरेट के जो टॉपिक्स हैं और जो अदर टेस्ट की जो टेक्निक्स होती हैं एसएसबी में, उनको मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। ओके, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड देन फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।